हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, आज की जो बड़ी खबर आपके सामने लेकर आए हैं, जहां पर देश विदेश की खबरों के साथ में रोजगार तक की बात करने वाले हैं दोस्तों। और सबसे बड़ी खबर जहां आपको हम बताएंगे कि ब्रिक्स में प्रधानमंत्री मोदी का पाकिस्तान पर निशाना। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में आतंकवाद को लेकर बड़ी बात कह दी श्री नरेंद्र मोदी जी ने। आपको बताएंगे दोस्तों उन्होंने क्या कहा है। साथ ही आपको बताएंगे दोस्तों, जहां भारत का जिक्र आते ही बौखला जाता है पाकिस्तान, ऐसा किसने कहा। दोस्तों, हर तरह की खबरें आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सेना के हर फैसले का दिल से समर्थन करते हैं दोस्तों, तो हमेशा की तरह इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के बड़े हेडलाइंस, जहां पर आपको बताएंगे कि चाइना से विवाद के बीच लद्दाख में एलएसी पर गिर रहा है तापमान, जिसको लेकर स्मार्ट कैंप तैयार किया गया है। दोस्तों बताएंगे इसकी खासियत क्या है। साथ ही बताएंगे जहां पर भारत पर आरोप लगाने के चक्कर में अपनी ही सरकार का मजाक उड़ा गए इमरान के मंत्री। बताएंगे दोस्तों क्या कहा उन्होंने और कैसे मजाक बन गया इमरान खान सरकार पर ही। दोस्तों उससे आगे बताएंगे जहां पर मनमोहन की सरकार को लेकर ओबामा ने कर दिया बड़ा खुलासा 26/11 को लेकर। बताएंगे पूरी बात क्या है दोस्तों। साथ ही आपको बताएंगे दोस्तों, जहां पर अब इस बैंक पर आ गया है संकट। अगर आपका भी इस बैंक में अकाउंट है दोस्तों, तो आपके लिए खड़ी हो सकती है मुश्किल और कैश निकालने के लिए लगा दिया गया है लिमिटेशन। बताएंगे दोस्तों कौन सा बैंक है और कितने रुपए अब आप सिर्फ उसमें से निकाल पाएंगे दोस्तों। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अंत में इस वीडियो को हमेशा की तरह अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। तो अब चलते हैं सबसे पहली और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ, जहां पर ब्रिक्स में प्रधानमंत्री मोदी का पाकिस्तान पर निशाना। कहा आतंक का साथ देने वाले देशों का हो विरोध। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ब्रिक्स समूह के वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भाग लिया। कोरोना महामारी के चलते ब्रिक्स शिखर सम्मेलन इस बार वर्चुअली ही आयोजित हुआ है। ब्रिक्स सम्मेलन में अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने आतंकवाद के मुद्दे पर बिना नाम लिए पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को आड़े हाथों ले लिया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बदलाव की बात छेड़ दी। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि ब्रिक्स के सफल संचालन के लिए मैं राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बधाई देता हूँ। भारत की संस्कृति में पूरे विश्व को एक परिवार की तरह माना गया है। पीस कीपिंग में सबसे ज्यादा सैनिक भारत ने खोए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आतंकवाद का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद आज विश्व के सामने सबसे बड़ी समस्या है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि आतंकवादियों को समर्थन और सहायता देने वाले देशों को भी दोषी ठहराया जाए और इस समस्या का संगठित तरीके से मुकाबला किया जाए। हमें खुशी है कि रूस की अध्यक्षता के दौरान ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी को अंतिम रूप दिया गया है। ये एक बड़ी उपलब्धि है। भारत इस कार्य को अपनी अध्यक्षता के दौरान और आगे बढ़ाएगा। ऐसे में दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर डायरेक्ट निशाना साधा है। दोस्तों सीधा कह दिया है कि आतंकवाद को प्रोत्साहन, आतंकवाद को पालने वाले देशों के खिलाफ कड़ी एक्शन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या प्रतिक्रिया और मोदी जी के इन बात का आप कितना समर्थन करते हैं दोस्तों, कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा। एक और खबर की माने तो चाइना से विवाद के बीच लद्दाख में एलएसी पर गिर रहा है तापमान। सैनिकों के लिए स्मार्ट कैंप तैयार। जी हाँ दोस्तों, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पारा लगातार भारतीय सैनिकों की तैनाती रोटेशन के तहत की जा रही है। ऊंची चोटियों पर सैनिकों को 12 से 15 दिन में बदला जा रहा है, तो वहीं लद्दाख में तैनात सेना के जवानों के लिए स्मार्ट कैंप भी तैयार हो गए हैं। पूर्वी लद्दाख में भारत और चाइना के बीच गर्मियों में शुरू हुआ विवाद अब सर्दियों तक पहुंच चुका है। नवंबर का दूसरा हफ्ता खत्म होने को है और लद्दाख में पारा माइनस में पहुंच चुका है। दोस्तों गलवान, पेंगोंग और दक्षिणी पेंगोंग के इलाके में ऊंची चोटियों पर तापमान -20 डिग्री से -25 डिग्री तक चला गया है दोस्तों। और इस इलाके में विंड चिल फैक्टर से तापमान 5 से 10 डिग्री और
गिर जाता है। नवंबर के बाद तो इस सेक्टर में 40 फीट तक बर्फ पड़ जाती है। ऐसे में भारतीय सेना को अपनी जमीन पर कब्जा जमाए रखने के लिए हमेशा तैनात रखा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि इतनी ठंड भरे मौसम में भी हमारे भारतीय सेना पूरी एनर्जी के साथ दोस्तों बॉर्डर पर तैनात है और दुश्मन को हर तरह का जवाब देने के लिए सक्षम है। ऐसे में दोस्तों अपने वीर जवानों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो 24 घंटे आपकी रक्षा के लिए बॉर्डर पर खड़े होते हैं दोस्तों, चाहे गर्मी हो या ठंडी, बिना परवाह किए वो आपकी जान की रक्षा करते हैं। ऐसे में कमेंट सेक्शन में उनको धन्यवाद जरूर कर दीजिएगा दोस्तों और अपनी राय जरूर दीजिएगा उनके प्रति में, ताकि उनका भी मनोबल बढ़े। चलते एक और बड़ी खबर की और, जहां यूएन में एक भारतीय दूत ने कहा कि भारत का जिक्र आते ही बौखला जाता है पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन में भारत ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की जरूरत है और कुछ मुट्ठी भर देश हैं जो इसमें बाधा डाल रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तानी दूत मुनीर अकरम ने अपने संबोधन में भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता का विरोध करते हुए नियंत्रण रेखा का संदर्भ किया था, जिसको लेकर भारतीय दूत ने कहा कि मैं पाकिस्तानी प्रतिनिधि द्वारा की गई अप्रासंगिक और गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी का जवाब देकर इस सभा का समय बर्बाद नहीं करना चाहता। जब भी भारत का उल्लेख होता है वो बौखला जाता है। भारतीय प्रतिनिधि ने पाकिस्तान की स्वतः प्रतिक्रिया या पूर्व की प्रतिक्रियाओं के संदर्भ में ये बात कही। तिरुमूर्ति ने कहा कि ये गंभीर चर्चा का मंच है, ना कि ओछे आरोपों के लिए है, जबकि पाकिस्तान अक्सर यहाँ आकर भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करता है, भारत विरोधी अफवाहें फैलाता है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि कोई ऐसा मंच नहीं है दुनिया का जहां पर पाकिस्तान की किरकिरी ना होती हो, पाकिस्तान की बेइज्जती ना होती हो। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या प्रतिक्रिया है पाकिस्तान यानी आतंकिस्तान को लेकर, कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा। एक और खबर की माने तो भारत पर आरोप लगाने के चक्कर में अपनी ही सरकार का मजाक उड़ा गए इमरान के मंत्री। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के नेता अक्सर भारत पर मनगढ़ंत आरोप लगाते रहते हैं। इमरान खान के बड़बोले रेल मंत्री शेख रशीद अहमद इसमें सबसे आगे हैं दोस्तों। वे गाहे बगाहे भारत पर किसी ना किसी चीज के आरोप मढ़ते रहते हैं। हालांकि ये बात और है कि उन्हें हर बार अपनी मुंह की ही खानी पड़ती है, इसके बाद भी वो सुधरते नहीं है। अब एक बार फिर उन्होंने आधारहीन बयानबाजी करके अपनी ही सरकार का मजाक उड़ा दिया है दोस्तों। दरअसल शेख रशीद ने आरोप लगाया है कि भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ पाकिस्तान को अस्थिर कर रही है। रेल मंत्री यही नहीं रुके दोस्तों, उन्होंने आगे कहा कि रॉ पाकिस्तानी नेताओं पर जानलेवा हमले करवा सकती है, इसलिए नेता अपनी सुरक्षा का खुद ध्यान रखे। जी हाँ दोस्तों, रशीद ने आरोपों के अपने खेल को आगे बढ़ाते हुए कहा कि रॉ पाकिस्तान के बड़े नेताओं को निशाना बना सकती है। हालांकि आरोप लगाने की सनक में पाकिस्तान के रेल मंत्री ने एक तरह से अपनी ही सरकार का मजाक उड़ा दिया। कोरोना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि गरीब का इस मुल्क में सिर्फ अल्लाह है, यानी कि पाकिस्तान की गरीब आवाम को सरकार से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। आपको बता दें दोस्तों, भारत पर आरोप लगाते लगाते अपनी ही सरकार को घेर दिया दोस्तों। उन्होंने अपनी ही सरकार को नाकामयाब बताया है दोस्तों पाकिस्तान के नागरिकों के लिए। ऐसे में पाकिस्तान के नागरिकों का मालिक सिर्फ अल्लाह है, ना कि वहाँ की इमरान सरकार। ऐसे में दोस्तों इमरान के ही मंत्री ने अपनी सरकार को घेर लिया है, वो भी मजाक मजाक में। सच्चाई बाहर आ गई है दोस्तों। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर बताइएगा इस आतंकिस्तान के प्रधानमंत्री को लेकर। दोस्तों और खबर की ओर चले तो बराक ओबामा ने किताब में किया दावा, कहा 26/11 के बाद पाकिस्तान पर एक्शन लेने से बच रही थी मनमोहन सिंह की सरकार। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की नई किताब आने के साथ ही भारत की राजनीति में भी कई मुद्दे गरमाने लगे हैं। ओबामा ने अपनी नई किताब में दावा किया है कि पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मुंबई के 26/11 हमलों के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने से बच रहे थे। हालांकि इसका उन्हें राजनीतिक नुकसान भुगतना पड़ा। सिंह ने इस बात पर भी चिंता जताई थी कि मुस्लिम विरोधी भावनाएं बढ़ रही हैं, जिससे बीजेपी की ताकत बढ़ रही है। आपको बता दें कि ओबामा ने अपनी किताब ऑफ प्रॉमिस्ड लैंड में ये
सारी बातें कही है दोस्तों मनमोहन सिंह को भी लेकर ये बड़ा खुलासा किया है, जहां पर अब अमेरिका जैसे देश में भी कांग्रेस की किरकिरी हो रही है दोस्तों, और इस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़े ही चुटकी ले रहे हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों, कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा। और बराक ओबामा के इस बात का आप कितना समर्थन करते हैं, 0 से 100% में 1 अंक अवश्य दीजिएगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो वुहान से कोरोना की सच्चाई बताने वाली पत्रकार को 5 साल की हो सकती है जेल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें चाइना से ऐसी खबरें आई हैं कि चाइना ने वुहान में कोरोना की भयावहता की पूरी तस्वीर दुनिया के सामने नहीं आने दी। यहाँ तक कि वुहान प्रशासन की आलोचना करने वाली पत्रकार झेंग झान को जेल भेज दिया गया। झेंग बीते महीने से ही सलाखों के पीछे है। अब एकाएक उन्हें लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई है दोस्तों। झेंग पहले वकील रह चुकी हैं। जब उन्होंने कोरोना की स्थितियों को लेकर वुहान से रिपोर्टिंग की तो ये बात चीनी नेतृत्व को बर्दाश्त नहीं हुई। चीन नहीं चाहता था कि सच्चाई दुनिया के सामने पहुंचे। उन्हें भ्रामक जानकारी फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। अब उनके मामले में प्रशासन ने अपनी चार्जशीट पेश कर दी है। इसी वजह से सोशल मीडिया पर झेंग के नाम की चर्चा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप लोग झेंग के साथ खड़े हैं, हाँ या ना, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। एक और खबर की माने तो भारत के खिलाफ पाकिस्तान के आरोपों पर चाइना की चुप्पी। इमरान खान को आदेश कि CPEC की सुरक्षा सुनिश्चित करो। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कुछ आतंकी हमलों के पीछे भारत का हाथ होने संबंधी पाकिस्तान के आरोपों पर चाइना ने सोमवार को चुप्पी साध ली है और इसका कोई सीधा जवाब नहीं दिया गया। साथ ही उसने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी CPEC को प्रभावी सुरक्षा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भी इस्लामाबाद पर डाल दी है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि चाइना सभी प्रकार के आतंकवाद का विरोध करता है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय खास तौर पर क्षेत्रीय देशों का आह्वान करता है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोग करें और सामूहिक सुरक्षा की रक्षा करें। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में पाकिस्तान को चाइना का साथ ना मिलना दोस्तों पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका हो सकता है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा। एक और खबर की ओर चलें तो चाइना ने लद्दाख में भारतीय सैनिकों के खिलाफ इस्तेमाल किया घातक माइक्रोवेव वेपन। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट के द्वारा ये बड़ा खुलासा हुआ है। बता दें भारतीय सैनिक पूर्वी लद्दाख की रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चोटियों पर डटी हुई, जिससे चाइना की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA बौखलाहट में है। उसने अपनी तरफ से कई प्रयास किए लेकिन भारतीय सैनिकों को 1 इंच भी हिला नहीं सकी। फिर सैन्य स्तरीय बातचीत में भी भारत पर इन चोटियों को छोड़ने का दबाव बनाया गया लेकिन उसे यहाँ भी सफलता नहीं मिली। ऐसे में उसने अपनी प्रोपेगेंडा मशीन का सहारा लेना शुरू किया ताकि चीनी नागरिकों को उसकी कमजोरी का एहसास नहीं हो सके। इसी सिलसिले में ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि चाइना सैनिकों ने घातक माइक्रोवेव वेपन का इस्तेमाल करके एक भी गोली चलाए बिना भारतीय सैनिकों को 2 चोटियों से पीछे हटने पर मजबूर कर। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस झूठे और चालाक चाइना के PLA को लेकर, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। एक और खबर की ओर चले तो जो बाइडेन का कहना है कि अगर ट्रंप सत्ता हस्तांतरण में सहयोग नहीं करते तो कोरोना से ज्यादा लोगों की हो सकती है मौत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में विजयी हुए जो बाइडेन ने आगाह कर दिया है कि अगर मौजूदा राष्ट्रपति यानी डोनाल्ड ट्रंप सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया में सहयोग नहीं करते हैं और घातक कोरोना वायरस महामारी से निपटने की राह में बाधा डालते हैं तो कई और अमेरिकियों की जान जा सकती है। मीडिया ने डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन को 3 नवंबर को हुए राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना में जीता हुआ दिखाया है। जी हाँ दोस्तों, आज की ये बड़ी खबर थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बड़ी खबर आ रही है। एक और खबर की माने तो अमेरिकी सेना को बड़ी सफलता मिली है दोस्तों, जहां पहली बार युद्धपोत से अंतरिक्ष में मार गिराई बैलिस्टिक मिसाइल। जी हाँ दोस्तों, चाइना और उत्तर कोरिया से बढ़ते खतरे के बीच अमेरिका के मिसाइल डिफेंस एजेंसी ने पहली बार अंतरिक्ष में एक अंतर महाद्वीपीय मिसाइल को इंटरसेप्टर मिसाइल से मार गिराने में सफलता हासिल की है। इस इंटरसेप्टर मिसाइल को एक युद्ध
युद्ध पोत से दागा गया था। इससे पहले मार्शल द्वीप समूह से एक टारगेट ICBM को छोड़ा गया था। इस मिसाइल को अमेरिकी युद्ध पोत से दागी गई इंटरसेप्टर मिसाइल ने अंतरिक्ष में ही नष्ट कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अमेरिकी सेना के इस बड़े सफलता को लेकर अगर आप खुश है तो कमेंट सेक्शन में उनको बधाई अवश्य दीजिएगा। दोस्तों बधाई हो अमेरिकी सेना। एक और खबर की ओर चलें तो चाइना ने चंद्रमा से सामग्री वापस लाने वाले मिशन के लिए की भारी भरकम रॉकेट की तैनाती। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो बराक ओबामा ने किया खुलासा, कहा ओसामा के खिलाफ ऑपरेशन ऑपरेशन को क्यों रखा गया था गुप्त। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि उन्होंने एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन के ठिकानों पर छापा मारने के अभियान में पाकिस्तान को शामिल करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि ये खुला रहस्य था कि पाकिस्तान की सेना खासकर उसकी खुफिया सेवा में कुछ तत्वों के तालिबान और संभवतः अल-कायदा से संबंधित थे और वे कई बार अफगानिस्तान एवं भारत के खिलाफ सामरिक पूंजी के तौर पर इनका इस्तेमाल करते थे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों, जहां पर पाकिस्तान ओसामा बिन लादेन का इस्तेमाल भारत में आतंकी हमलों के लिए क्या करती थी। दोस्तों ऐसे में आपकी क्या राय है और अब पाकिस्तान के खिलाफ कैसे एक्शन लेना चाहिए। दोस्तों जिस प्रकार से अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी इसका खुलासा कर दिया है और पाकिस्तान पे कड़े इल्जाम लगाए हैं। दोस्तों ऐसे में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। एक और खबर की ओर चलें तो बिहार चुनाव में हार पर कांग्रेस में ही बढ़ गई रार। अब खुर्शीद का सिब्बल पर हमला, कहा पार्टी में रहकर नुकसान पहुंचाने वाले खुद बाहर हो जाएं तो सबसे अच्छा होगा। जी हाँ दोस्तों, एक इंग्लिश न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में खुर्शीद ने कहा कि पार्टी में कभी कभी लोग सुनते हैं और कभी कभी बिल्कुल नहीं सुनते, हमें कोशिश करते रहना चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर आप पार्टी में हैं और चीजों को खराब कर रहे हैं तो सबसे अच्छा यही है कि आप पार्टी को छोड़ दें। उनका इशारा कपिल सिब्बल की तरफ ही था। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों, जिस प्रकार से कांग्रेस अपने में ही लड़ती हुई नजर आ रही है दोस्तों और आपसी फूट पड़ता हुआ नजर आ रहा है, इस पर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। दोस्तों एक और खबर की माने तो ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करना चाहती थी डोनाल्ड ट्रंप की सरकार, एक डर से पीछे खींचने पड़े कदम। बता दें आपको, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करना चाहते थे, लेकिन एक डर से उन्हें अपने कदम पीछे खींचने पड़ गए। ट्रंप के निशाने पर ईरान का मुख्य परमाणु केंद्र नतांज था। हालांकि उपराष्ट्रपति माइक पेंस, रक्षा मंत्री क्रिस्टोफर मिलर और ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ मार्क मिली के चेतावनी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति को अपने कदम पीछे खींचने पड़ गए। दोस्तों आपको बता दें कि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले सप्ताह ओवल ऑफिस में हुई बैठक में मिस्टर ट्रंप ने ईरान के परमाणु ठिकाने को तबाह करने के विकल्पों के बारे में पूछा था। इस दौरान ट्रंप के सलाहकारों ने इस विनाशकारी कदम को नहीं उठाने की सलाह दी। सलाहकारों ने अपने राष्ट्रपति को बताया कि इस हमले से व्यापक पैमाने पर विवाद भड़क सकता है। अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने विकल्पों के बारे में पूछा। सलाहकारों ने इसके दुष्परिणामों के बारे में उन्हें बताया और अंत में यह फैसला हुआ कि ईरान पर हमला नहीं करना चाहिए। ऐसे में दोस्तों ईरान एक बार फिर अमेरिकी हमले से बच गया। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है अवश्य ही बताइएगा। एक और खबर की ओर चलें तो संकट में है लक्ष्मी विलास बैंक। जी हाँ दोस्तों, संकट ग्रस्त लक्ष्मी विलास बैंक को सरकार ने मोराटोरियम में डाला। खाता धारक नहीं निकाल पाएंगे 25,000 रुपए से ज्यादा का अमाउंट। जी हाँ दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर के एक और संकट ग्रस्त बैंक को सरकार ने मोराटोरियम में डाल दिया है। लक्ष्मी विलास बैंक पर 16 दिसंबर तक कई पाबंदियां लगा दी गई हैं। इसके तहत खाता धारक 25,000 रुपए से अधिक की निकासी नहीं कर सकते हैं। वित्त मंत्रालय की ओर से यह जानकारी दी गई है। इससे पहले यस बैंक और पीएमसी बैंक के मामले में भी इसी तरह का कदम उठाया गया था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनका खाता इस लक्ष्मी विलास बैंक में है, वो कमेंट करके अवश्य बताइएगा दोस्तों, ताकि इससे जुड़ी हम खबरें आपके सामने लेकर आते रहें। एक और खबर की माने तो बराक ओबामा ने कहा कि रामायण और महाभारत सुनकर बीता बचपन भारत के लिए है विशेष स्थान। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा
ओबामा ने कहा है कि उनके मन में भारत के लिए एक विशेष स्थान है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने बचपन के शुरुआती वर्षों में इंडोनेशिया में रहते हुए हिंदू कथाओं, रामायण और महाभारत के महाकाव्य को सुना है। ये बातें उन्होंने अपनी किताब अ प्रॉमिस्ड लैंड में कही है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो लॉकडाउन की तरफ बढ़ती दिल्ली, शादी समारोह में आने वाले लोगों की संख्या घटा दी गई है। दोस्तों बता दें, दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया है कि हमने केंद्र सरकार को छोटे छोटे स्तर पर लॉकडाउन के लिए एक प्रस्ताव भेजा है। ये आंशिक लॉकडाउन होगा। आपको बता दें कि दिल्ली में शादी समारोह में आने वाले लोगों की संख्या भी घटा दी गई है। शादी समारोह में अब केवल 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं। सीएम केजरीवाल ने कहा कि भीड़ बढ़ने पर बाजार भी बंद कर दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में रहने वाले, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। दोस्तों और खबर की माने तो 10वीं पास के लिए ग्रामीण डाक सेवक की 2582 भर्तियां, न होगी परीक्षा और न होगा इंटरव्यू। जी हाँ दोस्तों, बता दें बड़ी अच्छी खबर आ रही है बेरोजगार लोगों के लिए। बड़ी अच्छी खबर आ रही है दोस्तों, जो लोग बेरोजगार हैं और अभी कोई कार्य नहीं करते हैं, आपके लिए बड़ी अच्छी खबर। भारतीय डाक विभाग के तहत नॉर्थ ईस्ट, झारखंड पोस्टल सर्किल और पंजाब पोस्टल सर्किल में ग्रामीण डाक सेवकों की 2582 वैकेंसी निकली है। नॉर्थ ईस्ट सर्किल में 948 वैकेंसी, झारखंड पोस्टल सर्किल में 1118 वैकेंसी और पंजाब पोस्टल सर्किल में 516 वैकेंसी निकली है। दोस्तों ऐसे में आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे कि आयु की सीमा क्या है। न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष चाहिए। दोस्तों शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास होना चाहिए और वरीयता उन्हें ही दी जाएगी जिन्होंने पहली बार में 10वीं की परीक्षा पास की है। साथ ही टेक्निकल योग्यता में 60 दिनों का बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट चाहिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों। और आप स्क्रीन को रोक करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, हम आपको सबसे पहले इससे जुड़ी खबर बताएंगे। साथ ही योगी सरकार का बड़ा फैसला, जहां यूपी में 23 नवंबर से खुलेंगे कॉलेज और विश्वविद्यालय। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो मुंबई में छठ पूजा तो कर सकेंगे, लेकिन ये है छठ पूजा मनाने के लिए शर्तें। आपको बता दें कि छठ पूजा से एक दिन पहले मुंबई से बड़ी खबर आई है। इस वर्ष छठ महापर्व की पूजा श्रद्धालुओं को अपने घरों में ही करनी होगी। बीएमसी ने से लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके तहत मुंबई में समंदर और तालाब के किनारे छठ पूजा पर रोक लगा दी गई है। बीएमसी का कहना है कि बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते ये फैसला लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये बड़ी खबर थी। आप लोगों को हमारी खबरें कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ काफी अच्छी लगी होगी। अगर तनिक भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को हमेशा की तरह अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में